आज की वीडियो में हम बात करेंगे संगीत गायन विषय में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। इस वीडियो से पहले मैंने जो वीडियो डाली थी इसी यूट्यूब चैनल पे वो था पार्ट 6.1। वो क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण थे और ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके संगीत गायन संबंधी परीक्षाओं में आते ही आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, याद करें। बहुत आसानी से मैंने इसके अंदर समझाया भी हुआ है कि किस क्वेश्चन को किस तरह बनाया गया है। तो आज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे जो रहेंगे वो दो प्रश्नों के उत्तर रहेंगे उसके। उनमें से हमारे दो जो परिभाषाएं रहेंगी वो रहेंगी हमारी थाट की परिभाषा और प्रकार, और 2 नंबर पे 10 थाटों के स्वरों पर अलंकारों का अभ्यास। तो आज की चर्चा में हम यही देखेंगे कि थाट की परिभाषा से संबंधित और 10 थाटों के स्वरों पर अलंकार से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कौन कौन से हो सकते हैं जो संगीत परीक्षाओं में आते ही आते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 रहेगा, एक सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में यानी कि शुद्ध, कोमल और तीव्र जो स्वर होते हैं उनमें शुद्ध 7 होते हैं, कोमल 4 और तीव्र 1 होता है। तो इन सबको मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। सप्तक के इन 12 स्वरों से किसका निर्माण होता है? तो उत्तर है इसका थाटों का। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी किताबों में सिर्फ इन 12 स्वरों से थाटों का ही नहीं बल्कि थाटों से बने जो राग होते हैं यानी कि थाटों पर जो आश्रित राग होते हैं उनका निर्माण भी इन्हीं 12 स्वरों में से छांट कर किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, थाट स्वरों का वह समूह है जिससे किसकी उत्पत्ति होती है यानी कि किसका निर्माण होता है? तो वह भी जैसे मैंने पहले बताया है कि थाट से राग बनते हैं, क्योंकि थाट कभी गाए नहीं जाते, इनसे निकले हुए जो राग होते हैं वो गाए जाते हैं जिन्हें आश्रित राग कहते हैं, और थाट जो उनको आश्रय देता है। प्रश्न नंबर 4 है, संगीत के प्राचीन ग्रंथों मध्यकाल में थाट को क्या कहते हैं? लगभग हर काल में थाट को अलग अलग नामों से पुकारा गया, बताया भी गया, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। तो मध्यकाल में थाट को मेल के नाम से जाना जाता था। मेल के पर्यायवाची रूप में उत्तर भारत में क्या शब्द था? तो मेल का जो पर्यायवाची रूप है उसे संस्थान कहते हैं, यानी कि मेल, संस्थान और थाट एक ही है। थाट का अर्थ है ऐसी जगह जहां क्या एकत्रित होकर वर्गीकृत होते हैं। तो थाट एक झोपड़ी की तरह है, जिस प्रकार वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, थाट उनको आश्रय देता है। इसी प्रकार प्रत्येक थाट में अलग अलग राग होते हैं। जैसे भैरव थाट में भैरव राग और उसके कुछ मिलते जुलते राग उसी के अंदर होते हैं, जिनका थाट जो है भैरवी होगा जैसे। तो वैसे एक थाट में लगभग 484 राग हो सकते हैं। तो थाट ऐसी जगह है जहाँ रागों को इकट्ठा किया जाता है और उनको आगे वर्गीकृत यानी कि बांटा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की संख्या समय समय पर रही है। सिर्फ थाटों के नहीं, रागों की भी जो संख्या जो है घटती बढ़ती रहती है। तो उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की संख्या समय समय पर घटती बढ़ती ही रही है। प्रश्न नंबर 8, थाट पद्धति को व्यवस्थित किसने किया? हमारे भारतीय संगीत दो प्रकार से है, एक उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दूसरा है दक्षिणी संगीत पद्धति। तो जो हमारी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति है उसमें जो व्यवस्थित किया है वो है श्री पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, और जो दक्षिणी थाट पद्धति को व्यवस्थित किया है वो श्री विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने की उम्मीद होती है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिए कि उत्तर भारत की जो संगीत पद्धति है वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने बनाई है, और दक्षिण की जो है विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी। प्रश्न नंबर 9 है, 32 थाटों को गणित द्वारा प्रकाशित किसने किया तथा 32 थाटों में से 10 थाट ही मुख्य माने? तो ये उत्तर भारतीय संगीत की बात कर रहे हैं। तो उत्तर भारतीय संगीत श्री पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 32 थाटों को गणित द्वारा प्रकाशित किया था। प्रश्न नंबर 10 है, किसको संगीत में जनक यानी पिता की उपाधि दी जाती है? तो अभी हम थाट की बात कर रहे हैं, तो थाट को ही जनक यानी पिता की उपाधि दी जाती है, क्योंकि थाट से ही राग निकलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, एक थाट से लगभग कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं? तो एक थाट से लगभग 484 राग उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ थाटों में कम और ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन किताबों में अभी तक लगभग 484 रागों के बारे में ही देखा गया है। प्रश्न नंबर 12 है, राग थाट पर पूरी तरह से क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो राग होता है वो थाट पर पूरी तरह से आश्रित होता है, बिना थाट के राग नहीं बनता। प्रश्न नंबर 13 है, भैरव थाट से उत्पन्न होने वाले उसके प्रसिद्ध राग का नाम क्या होगा? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि थाट कभी गाए नहीं जाते बल्कि उससे आश्रित जो राग जो उत्पन्न होते हैं वो गाए जाते हैं, और वो उन्हीं के नाम से होते हैं जिन्हें आश्रित राग कहते हैं। तो भैरव थाट से उत्पन्न होने वाला राग है भैरव। इसी प्रकार काफी थाट से उत्पन्न होने वाले इसके प्रसिद्ध राग का क्या नाम होगा? काफी राग। यहाँ मरवा लिखा है लेकिन इसका नाम है मारवा।
मारवा थाट से उत्पन्न होने वाले उसके प्रसिद्ध राग का क्या नाम होगा? मारवा राग। और पूर्वी थाट से उत्पन्न होने वाले उसके प्रसिद्ध राग का क्या नाम होगा? पूर्वी राग। बिलावल थाट के स्वर बताएं। तो यहाँ अब हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग थाट में, जैसे कि हमारे उत्तर भारत में 10 थाट कुल हैं, इन 10 थाटों के स्वर क्या क्या होंगे। अभी जो हम चर्चा करेंगे वो जो 10 थाट हैं उत्तर भारत के, उनके स्वर के बारे में करेंगे। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर इनमें से भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बिलावल थाट के स्वर के बारे में बात कर रहे हैं, बिलावल ही एक ऐसा थाट है जिसमें 7 शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। हम कहीं भी अगर संगीत सीखने जाते हैं तो इन्हीं 7 स्वरों को पहले सिखाया जाता है, इन्हीं पर अलंकार सिखाए जाते हैं ताकि स्वर पक्के हो जाए और हम बाकी स्वर भी इसके याद कर पाएं। तो बिलावल में सभी शुद्ध स्वर होते हैं, जो कि जिनका नाम है सा रे गा मा पा धा नी। इसके बाद देखिए, ध्यान से नोट करना कि बिलावल थाट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो सभी शुद्ध स्वर है, इनमें 1 2 3 4 चेंज करते जाएंगे, किसी को शुद्ध करेंगे, किसी को कोमल और किसी को तीव्र। तो यहाँ पर सा और पा हमेशा शुद्ध रहेंगे, बाकी जो है चेंज होते जाएंगे और नए नए थाटों का निर्माण होता जाएगा। तो अभी जैसे कल्याण थाट की बात करते हैं कि कल्याण थाट के स्वर बताएं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर एग्जाम में अगर हम जाते हैं तो वहाँ एक तरफ जो है हम पहले बिलावल थाट के स्वर लिख लेंगे 10 बार। अगर किसी थाट के बारे में पूछते हैं तो 10 बार जब बिलावल थाट लिख लेंगे तो हमें एक एक दो दो करके जो है स्वर चेंज करते जाएंगे और नया नया जो है थाट हमें याद हो जाएगा। जैसे यहाँ कल्याण थाट है, कल्याण थाट कैसे बना? बिलावल में अगर माँ शुद्ध को अगर तीव्र कर दिया जाए तो ये हमारा कल्याण थाट बन जाएगा। जैसे कि सारे गामा पाधा नहीं दिया हुआ है। अब माँ तीव्र का पता कैसे चलेगा कि माँ तीव्र लगेगा? तो इसमें देखिए बेटा, तो माँ तीव्र जो है इसके ऊपर हमेशा खड़ी रेखा आएगी, तो यह तीव्र हो जाएगा। इस प्रकार कल्याण थाट के स्वर बन जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा खमाज थाट है। अगर बिलावल थाट में शुद्ध नी की जगह नी कोमल कर दी जाए तो हमारा कौन सा थाट बन जाएगा? खमाज थाट। और बाकी सभी स्वर जो है शुद्ध रहेंगे। तो यहाँ सारे गामा पाधा नी तक जो मैंने लिया है, नी शुद्ध की जगह नी कोमल का प्रयोग किया गया है, जिससे खमाज थाट बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं काफी थाट के स्वर के बारे में। अगर हम बिलावल जो शुद्ध स्वर है उनमें अगर गा और नी को शुद्ध के स्थान पर कोमल कर दिया जाए तो ये हमारा काफी थाट के स्वर बन जाएंगे। देखिए, हमेशा थाट में कम से कम और अधिक से अधिक 7 स्वरों का ही प्रयोग होता है। इसके अंदर लास्ट में सा लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 7 स्वर का ही प्रयोग करेंगे, इस बात का जरूर ध्यान दें। काफी थाट के स्वर आपको पता लग गया कि गाने को अगर कोमल कर दें तो हमारा काफी थाट बन जाएगा। इसी प्रकार असावरी, इसको असावरी भी कह देते हैं, असावरी भी कह देते हैं। अगर शुद्ध जो हमारा बिलावल थाट, अगर उसमें गा धा और नी को अगर कोमल कर दिया जाए, शेष स्वर को शुद्ध रहने दें, तो ये हमारा सावरी थाट बन जाएगा। तो सारे गामा पा धा नी, इसमें गा धा नी को कोमल करने पर सावरी थाट के स्वर बन जाएंगे। फिर हमारा 22 नंबर प्रश्न है भैरवी थाट के। यहाँ दो नाम है, भैरवी और भैरव। साथ साथ में थाटों के नाम भी याद हो जाएंगे जो 10 थाट हैं। तो भैरवी थाट में क्या होता है, एक प्रश्न कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा थाट है जिसके सभी के सभी स्वर जो है सभी कोमल स्वर यूज होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सभी कोमल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से? रे गा धा और नी। तो भैरवी थाट में सभी स्वर शुद्ध लगाकर उसके अंदर अगर रे गा धा नी को कोमल कर दिया जाए तो वो हमारा भैरवी थाट के स्वर बन जाते हैं। इसी प्रकार भैरव थाट, भैरव थाट कैसे होता है? अगर रे और धा को कोमल कर दें तो ये हमारा भैरव थाट के स्वर बन जाते हैं। मारवा थाट के स्वर, मारवा थाट में रे कोमल और माँ को तीव्र करने पर मारवा थाट के स्वर बन जाते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है? सारे गामा पाधा नी सेम वही है, बट इसके अंदर रे कोमल है और माँ तीव्र है। इसी प्रकार हमारा 25 नंबर प्रश्न रहेगा पूर्वी थाट के स्वर। तो जैसे मारवा के अंदर रे कोमल और माँ तीव्र था, अगर उसमें धा कोमल और जोड़ दें तो वो हमारा पूर्वी थाट बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारे जो है 9 थाट के स्वर हो गए हैं। जो हमारा 10वां थाट है वो है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट के स्वर में क्या होता है? अगर हम रे गा धा कोमल कर दें और माँ स्वर को तीव्र रखें तो ये हमारा तोड़ी थाट के स्वर बन जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर हम बिलावल थाट लेते हैं, हम एक एक दो दो कैसे चेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने माँ स्वर को तीव्र किया तो हमारा कल्याण बन गया, कल्याण थाट के स्वर बन गए। और अगर मैं माँ को शुद्ध रखता हूँ और उसकी जगह नी को कोमल कर देता हूँ तो हमारा जो कौन सा थाट बन जाएगा? खमाज। फिर इसके बाद मैं नी को कोमल रहने देता हूँ, अगर उसके साथ में गा को और कोमल कर देता हूँ तो वो हमारा कौन सा थाट बन जाएगा? काफी। एक एक चेंज करेंगे। जैसे पहले हमने एक माँ चेंज किया, फिर हमने नी चेंज किया, अब फिर उसके बाद गा और नी को चेंज किया। इस प्रकार हम चेंज करते जाएंगे। अब अगर हम देखिए काफी थाट में हमने गा और नी को क्या कर दिया? कोमल कर दिया, तो काफी थाट बन गया। तो अगर काफी के साथ जो स्वर हमने गानी कोमल किया, अगर उसमें धा को भी कोमल कर दें तो गा धा नी कोमल 3 हो जाएंगे, तो ये हमारा असावरी थाट के स्वर बन जाएंगे। अब इस प्रकार 3 कोमल स्वर आ गए, गा धा और नी। इसकी कोमल करने पे कौन सा बना हमारा थाट के स्वर? असावरी। और अगर असावरी थाट के जो स्वर हैं गा धा नी कोमल, अगर उसके साथ रे को भी कोमल कर दें तो वो हमारा भैरवी थाट बन जाएगा। इस प्रकार आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर जो है
एक एक दो दो स्वर चेंज करते हुए थाटों के नाम और उनके स्वर याद कर सकते हैं। भैरव थाट में एक अलंकार बनाए। हमारा जो अभी जो विषय शुरू है वो है थाटों पर अलंकार कैसे बनते हैं। देखिए, कोई भी अगर अलंकार बनाना है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि थाट अगर जब हम बनाते हैं तो बिलावल थाट बहुत जरूरी है, यानी कि शुद्ध स्वरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जब हमें अलंकार सीखने हैं तो हमें शुद्ध स्वरों में अलंकार आना बहुत जरूरी है। मैंने इससे संबंधित पहले भी वीडियो बना इसी भी यूट्यूब पे डाली हुई है, आप उसको देख कर याद कर सकते हैं। और बहुत सा आसान तरीका मैंने बताया होगा कि अलंकार बनाए कैसे जाते हैं। तो थाटों में जो अलंकार कैसे बनाए जाते हैं, इसमें क्या करते हैं कि पहले हमें इसमें प्रश्न कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि एक कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर वाला कोई भी एक थाट बताएं और उस पर अलंकार बनाएं। तो एक कोमल और एक तीव्र वाला कौन सा थाट हो सकता है? जैसे रे कोमल मा तीव्र, मारवा थाट के स्वर हैं, तो इस पे अलंकार बनाना है। तो शुद्ध स्वरों पर अलंकार बनाए। तो आज अब इस जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, इसके अंदर अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट थोड़ी सी इसकी डिटेल में भी पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे जो डाउट भी क्लियर हो जाए और अच्छे से याद भी हो जाए। तो अब भैरव थाट में एक अलंकार बनाना है। तो भैरव थाट में अलंकार बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम अरो और अवरो लिखेंगे शुद्ध स्वरों में, यानी कि सारे गामा पादा निसा, और अवरो में सा नि धा पा मा गा रे सा। अब आपको पता है कि भैरव थाट के स्वर में क्या होता है, रे कोमल और धा कोमल। तो जो इसमें रे और धा जहां भी आपको नजर आए उसको आप कोमल कर दें, यानी कि उसके नीचे लेटी रेखा खींच दें। इसी प्रकार खमाज थाट में अगर अलंकार बनाना है, सेम वैसे ही जैसे भैरव का बनाया है। भैरव बस आपको थाटों के स्वर पता होने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। तो अब खमाज में क्या होता है कि नी कोमल लगता है, तभी वो क्या बनता है, खमाज थाट का अलंकार बन जाएगा। तो अरो अवरो सेम वही लिखना है, सारे गामा पादा निसा और सानी धापा मा गरेसा। तो यहाँ सिर्फ नी को कोमल करने पर खमाज थाट का एक अलंकार बन जाता है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर दो अलंकारों का यूज किया है कि आपको पता चल जाए कि दूसरा अलंकार भी कैसे बनता है। जैसे अब मारवा थाट में दो अलंकार बनाने हैं। पहला तो रहा सेम जैसे पहले हमने बनाया है, इसमें अरु अवरो लिखेंगे, सारे गामा पादा निसा सानी धापा मा गा सा। मारवा के स्वर क्या थे, रे कोमल और मा तीव्र। तो ऐसा करने से मारवा थाट का भी एक अलंकार बन जाएगा। अब दूसरा अलंकार कैसे बनाना है, हम पहले अलंकार के सभी स्वरों को डबल कर देंगे। डबल मतलब दो बार लिखेंगे, जैसे सा एक बार था तो यहाँ सा सा दो बार, रे रे दो बार, गागा मामा पापा धाधा नी नी सा सा। और अवरो भी इसका उल्टा वैसा सेम लिखा जाएगा। और जहां जहां भी रे कोमल और मातीवर है उसको हम कोमल और जो है मातीवर कर देंगे, जहां भी शुद्ध है वहां उसको कोमल और तीव्र कर देंगे। तो ये हमारे मारवा थाट के जो है दूसरा नंबर अलंकार बन जाएगा। इन्हीं अलंकारों को मैंने शुद्ध स्वरों पे भी अलंकार बनाए हुए हैं, इससे पहले जो मैंने वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे डाली थी, वो आप डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी देख सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों की डिटेल के बारे में अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको ब्लॉग स्पॉट का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ से ये प्रश्न जो है बहुविकल्पीय की जगह बड़े प्रश्न उत्तर हैं, जिनको आप डिटेल में भी पढ़कर याद कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें मैंने आपके लिए छोड़ा है कि कोई तीन थाटों पर अपनी इच्छा से अलंकार बनाए। तो यहाँ आपको अलंकार खुद बनाकर सीखना है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। ये जो मैटर है ये सारा इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है इसकी, जिसकी डिटेल आपको ब्लॉग स्पॉट पे भी मिल जाएगी। और इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में तो मैं आपको इंग्लिश मैटर नहीं करवा रहा, सिर्फ हिंदी मीडियम करवा रहा हूँ, जो कि क्लास 6 to 12 में भी काम आती है। तो ये जो सिलेबस करवाया जा रहा है म्यूजिक का, ये हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी और SCERT सिलेबस से रिलेटेड है। एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों से संबंधित प्रश्न उत्तर आते हैं। मैंने बहुत डीपली ये प्रश्न उत्तर बनाए हैं। तो सोनी म्यूजिक ओनली फॉर चैनल पर आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।